चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में मैं अमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लासेस में हमने क्या प्रारंभ कर दिया था? कल की क्लासेस में हमने कर व्यवस्था यानी कि टैक्स सिस्टम को पढ़ना समझना प्रारंभ कर दिया था। इस टैक्स सिस्टम को समझने के क्रम में हमने देखा था कि आखिर टैक्स होते क्या है, क्यों जरूरी है, ठीक ना। सरकार और नागरिक के बीच में ये किस प्रकार से एक संबंध का आधार बनते हैं, ठीक ना। कैसे दायित्व और अधिकारों का सम्मिश्रण होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर अधिकार और दायित्व इसके माध्यम से पूरे किए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि प्रत्यक्ष मतलब करों के क्या क्या प्रकार होते हैं। उसी में हमने देखा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। हमने आगे देखा था कि सेस और सरचार्ज उपकर एवं अधिभार क्या होते हैं, ठीक। उपकर एवं अधिभार क्या होते हैं। आगे जब हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे थे तो हमने एड वैलोरम ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी, हमने देखा टैक्स और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम पढ़ रहे थे कि कर परिहार, देख कर परिहार, कर नियोजन और कर चोरी ये क्या होते हैं। इसी संदर्भ में हमारी बात चल रही थी। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कल कर चोरी की बात कर रहे थे, टैक्स अवॉइडेंस कर चोरी की हम कल बात कर रहे थे। की बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी देश में कर चोरी जो होती है वो अवैध भी होती है और वो साथ साथ अवैध के साथ साथ अनैतिक भी होती है। टैक्स अवॉइडेंस नहीं, टैक्स इवेजन लिखिए इसको। टैक्स अवॉइडेंस कर वो होता है परिहार होता है, टैक्स इवेजन, ठीक ना। कर चोरी, टैक्स इवेजन, जरा बात को समझिएगा। मैंने क्या बताया था कल की क्लास में कि कर चोरी अवैध भी होती है और अनैतिक भी होती है। क्यों? क्योंकि सरकार के प्रति हमारे भी तो कुछ दायित्व बनते हैं ना। सरकार यदि हमें सुरक्षा वगैरह प्रदान कर रही है तो बदले में हम भी उन्हें कर दें, तभी तो वो इन सेवाओं की जो है वो निर्बाध पहुंच हम तक सुनिश्चित कर पाएगी। तो इसी कारण से कर की चोरी कर लेना ये अनैतिक है और दूसरी तरह अवैध भी है। क्योंकि ये कई सारे कानून जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट और भी अन्य कई सारे कर संबंधी कानूनों का उल्लंघन भी है। इस कारण से मैंने क्या कहा कि ये अवैध भी है और अनैतिक भी है। अनैतिक भी। हमने क्या देखा था इसी क्रम में? हमने देखा था कि कर चोरी, टैक्स इवेजन, कर चोरी किस प्रकार से किया जाता है या किसे कर चोरी कहते हैं। हमने देखा था कि वैध स्रोत से प्राप्त धनराशि पर या वैध स्रोत से प्राप्त आय पर यदि आप कर का भुगतान नहीं करते हैं तो उसे कर चोरी कहते हैं। बात समझ में आ रहा? आपने बिल्कुल वैध स्रोत से धन प्राप्त किया है, मान के चलिए आप कहीं शिक्षक हैं, कहीं अधिकारी हैं, कहीं आप मान के चलिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपने धन प्राप्त तो किया, वो आपकी आय है। लेकिन अगर आप उस पर कर नहीं अदा कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जो है वो आप अपनी आय को कम दिखा दे रहे हैं या अपनी आय को छुपा दे रहे हैं या अपने आप को अपने इनकम टैक्स मतलब में रजिस्टर नहीं करवा रखा है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो ये सारे तरीके क्या होते हैं कर चोरी के, ठीक ना। और इस तरह से बचाई गई धनराशि को, ठीक, वैध स्रोत से प्राप्त धन पर कर न देना कर चोरी है। देखिए पहला तो वैध स्रोत से प्राप्त आय पर कर न देना, ये कर चोरी है, ठीक ना। फिर हमने क्या देखा था कि वैध स्रोत से प्राप्त आय जिस पर आपने कर नहीं दिया है वो धन कैसा धन कहलाता है? वो कहलाता है काला धन, ब्लैक मनी, ठीक ना। मतलब आपने बिल्कुल वैध स्रोत से प्राप्त किया है धन, ठीक, लेकिन आपने उसको इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत शो ही नहीं किया है, आपने बताया ही नहीं है क्या कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। तो अगर आपने बताया नहीं है तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि आपने उस पर टैक्स दिया नहीं है। तो इस तरह की जो आपके पास धनराशि होती है, इस तरह की आय को हम कहते हैं काला धन। यहां तक बात समझ में आ रहा? काला धन किसे कहते हैं? काला धन के बाद यदि हम दूसरी बात करें तो काले धन का एक तो प्रकार ये होता है कि वैध स्रोत से प्राप्त धन पर
ऋण ना देना, ऋण बोल रहा हूं, कर ना देना, प्राप्त धन पर कर ना देना, पहला तो ये। दूसरा क्या है कि यदि आपने अवैध स्रोत से ही धन प्राप्त किया है तो वो भी काले धन की ही श्रेणी में आएगा। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, आप सरकार को जाकर ये थोड़ी कहिएगा कि ये लीजिए सरकार, हमने जो है ना वो फिरौती वसूली है, 5 करोड़ रुपया हुआ है, इसमें से आप अपना टैक्स काट के बाकी हमें दे दीजिए, ऐसा थोड़ी आप बोलिएगा। तो अवैध स्रोत से जो भी आपने धन प्राप्त किया है वो तो काला धन ही कहलाएगा ना। आप सरकार को अवैध स्रोत से प्राप्त धन में हिस्सा थोड़ी दे दीजिएगा, ठीक ना। अब ये नहीं कहिएगा कि सर लेकिन हिस्सा तो लेते हैं, खैर छोड़िए वो बात अलग है, ठीक ना, वो छोड़िए, हम लोग सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो अवैध स्रोत से प्राप्त धन, तो इसको तो हम काला धन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है। काले धन से संबंधित जो अर्थव्यवस्था होती है उसे हम कहते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था या ग्रे इकोनॉमी। समानांतर अर्थव्यवस्था, ये सारे जो है वो कीवर्ड के रूप में, क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं कि समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, या फिर अगर आप आंसर लिख रहे हैं ब्लैक मनी, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण वगैरह, तो उनमें आपको ये टर्म्स डालने होंगे। बात समझ में आ रहा ना, वैसे आप लिखते रहिएगा, उससे कोई फर्क नहीं। आप समानांतर अर्थव्यवस्था, ऐसे की टर्म्स हैं, ये आपको डालने पड़ेंगे। समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? काले धन से संचालित अर्थव्यवस्था। मैंने बताया था ना कि सारे गलत काम जो है वो उसी धन के माध्यम से हो रहे होते हैं। टेरर फंडिंग हो गया, कहीं वो जो नहीं होता है भावनाओं को भड़काने के लिए, धर्म के आधार पर तनाव करवाने के लिए, जाति के आधार पर तनाव करवाने के लिए, इन सब के लिए जो धन, वो सारा इसी रूप में आता है, काले धन के रूप में आता है। इसीलिए इसको समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रे इकोनॉमी, ग्रे अर्थव्यवस्था, ग्रे अर्थव्यवस्था। ठीक, मैंने आपको बताया था कि ग्रे अर्थव्यवस्था के माध्यम से क्या होती है? महंगाई बढ़ती है, महंगाई, ठीक ना, महंगाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि डिमांड ये ज्यादा क्रिएट करवाते रहते हैं। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज वगैरह के जो प्राइस बढ़ रहे होते हैं उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर होता है काले धन, या यही समानांतर अर्थव्यवस्था, ठीक ना। यहां तक बात समझ में आ रहा? अब हमने क्या देखा था कि इसी काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने की विधि को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में कहते हैं धन शोधन। क्या बताया था मैंने? धन शोधन का मतलब होता है वो पद्धति जिसके माध्यम से काले धन को सफेद में परिवर्तित कर लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? धन शोधन। ठीक, काले धन, लॉन्ड्री का मतलब ही होता है गंदे को सफेद कर दे, साफ कर देना। तो वो व्यवस्था, वो तरीका जिससे कि गंदे धन को या काले धन को सॉरी, जिसके माध्यम से काले धन को सफेद धन में परिवर्तित कर दिया जाए, उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, इसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि मान के चलिए देश में काला धन जनरेट किया गया, उसको विदेशों में भेज दिया गया किसी भी तरीके से। हवाला, आपने सुना होगा हवाला, हवाला एक तरीका होता है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? पैसों को विदेश में भेज दिया जाता है, हवाला सिस्टम। ठीक, इसके माध्यम से क्या कर दिया जाता है? देश से पैसा जो है वो विदेश में भेज दिया जाता है। ऐसा होता है, मान के चलिए कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, ठीक, ये क्या कर रही है? ये मान के चलिए सऊदी अरब में भी है और इंडिया में भी है, ठीक, सऊदी अरब में भी है, इंडिया में भी है। तो ये क्या करेगी? इसकी इंडिया वाली जो ब्रांच है ये क्या करेगी? आपसे यहाँ पर इंडियन रुपी में जो है वो पैसे ले लेगी, ठीक ना, और बदले में इतना ही रियाल वहां पर आपके किसी आदमी को दे देगी। बात समझ में आ रहा ना? और फिर यही आदमी क्या करेगा? इस पैसे को भारत में आके वापस निवेश कर देगा। अब एक बात बताइए, आपका पैसा ही घूम के आ गया ना। इसी पूरे सिस्टम को कहा जाता है हवाला। और हवाला के माध्यम से है तो उसको हम कहते हैं राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग वो पद्धति है जिसके माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है।
बात समझ में आ रहा? राउंड ट्रिपिंग वो पद्धति है, वो मेथड है जिसके माध्यम से ब्लैक को व्हाइट किया जाता है। ठीक, ये हवाला के माध्यम से होता है, मैंने आपको बताया ना। जैसे देखिए, चलिए मैं अपने आप को ही विलन बना रहा हूं, मान के चलिए मैंने कहीं से काला धन अर्जित किया है, मैं क्या करूंगा, मैं इंडिया में उस कंपनी के यहाँ पर जाके जो है वो इतना पैसा दे दूंगा। बट ऑब्वियस है कि मैंने अगर 500 करोड़ दिया है उसको, तो 500 करोड़ नहीं देगा, व्हाइट का कुछ कमीशन वगैरह चार्ज तो करेगा ही, ठीक ना। बदले में क्या करेगा, वो सऊदी अरब में मुझे उतने रियाल दे देगा, तो मेरे किसी आदमी को दे देगा। अब मैं क्या करूंगा, वो पैसा मैं वहां से रियाल के रूप में लाऊंगा, और आई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या QFI, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, विदेशी निवेश के तरीके हैं भारत में। मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से किसी भी तरीके से आकर भारत के शेयर बाजार में पैसे लगा दूंगा। बात समझ में आ रहा? भारत के शेयर बाजार में पैसा लगा दूंगा, और फिर मैं ये दिखा दूंगा क्या कि ये तो पैसा मैंने वहां कमाया है, तो रियाल के रूप में आया है ना, और इससे जो प्रॉफिट मैं जनरेट करता जा रहा हूं, अब तो मेरा वो व्हाइट है। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से ब्लैक को व्हाइट किया जाता है। अब जरा देखिए इसमें क्या हुआ, भारत से ही पैसा निकला और वापस भारत में ही आ गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। बात समझ में आ रहा? इसी को क्या कहते हैं, राउंड ट्रिपिंग। ये क्लियर है? ठीक, इसको क्या कहते हैं, राउंड ट्रिपिंग। ये टर्म भी क्लियर रखिएगा। कई बार ऐसा भी किया जाता है राउंड ट्रिपिंग में, राउंड ट्रिपिंग में कई बार ऐसा भी किया जाता है कि बाहर से जो पैसा आया है ना, उससे भारत में कोई कंपनी खोल ले जाए, कोई कंपनी, कहीं से मैंने ब्लैक मनी जनरेट किया खूब सारा, ठीक ना, 100 करोड़ रुपया जो है वो मैंने ब्लैक मनी के रूप में जनरेट किया। मैंने क्या किया, कैसे भी तरीके से इसको भारत से बाहर में ले गया, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक ना। हवाला एक पॉपुलर तरीका होता है जिसके माध्यम से इसको भारत के बाहर भेजा जाता है, और फिर मैं बाहर से वो पैसा करूंगा क्या, भारत में एक फैक्ट्री लगाने में। क्या मैं क्या करूंगा, हरिओम जी, मैं क्या करूंगा, कोई कंपनी खड़ी कर दूंगा, कोई फैक्ट्री खड़ी कर दूंगा। अब जरा सोच के देखिए, ये तो प्रत्यक्ष निवेश हुआ ना, ये तो डायरेक्ट निवेश हुआ, FDI। अब इस कंपनी से जो मैं पैसा कमा रहा हूं वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। बात समझ में आ रहा है? मैंने एक कंपनी खड़ी कर दी, नई कंपनी बना दी, ठीक ना, ABC मैंने बना दी, अमर बिजनेस कंपनी। ठीक, अब क्या हो जाएगा इसके बाद, अब इस कंपनी से जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। दिख रहा ब्लैक मनी कैसे व्हाइट हो गया, ठीक ना। तो ये सारे तरीके हैं, इसके माध्यम से ब्लैक को व्हाइट किया जाता है, ठीक ना। तो जैसे मान के चलिए मैं विदेश में हूँ, ठीक ना, सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब का मतलब सऊदी एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, ठीक ना, तो दिल पे लेके ना बैठ जाइएगा। ठीक, मान के चलिए सऊदी अरब में मैंने रियाल लिया, वहां से क्या करूंगा, मैं किसी फिल्म में पैसा लगा दूंगा कि भारत में कोई फिल्म बना रहे हो, उसमें लो 100 करोड़ रुपया हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, वो फिल्म जो है उसमें खूब नाच गाना होगा, उससे जो कमाई होगी तो वो तो फिर मेरा व्हाइट मनी हुआ ना, कि मैंने तो इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्टमेंट से जो है मैंने पैसा कमाया। अब समझ में आया कि अंडरवर्ल्ड और ब्लैक मनी कैसे जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, ठीक ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो इस चीज को प्रमाणित करते हैं। वो जो पूरा दाऊद इब्राहिम एंड ऑल दैट, वो सारा जो सेटअप है वो इसी तरह से ऑपरेट करता है। इस कारण से भी कुछ लोगों का कहना है कि बॉलीवुड मूवीज वगैरह जो होते हैं वो बाकी ब्लैक मनी द्वारा वो होते हैं, समर्थित होते हैं, ठीक ना। खैर मैं नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है, ठीक ना। मेरा उद्देश्य था बस आपको राउंड ट्रिपिंग समझाना, राउंड ट्रिपिंग समझ में आ गया, ठीक ना। कई बार ऐसा भी किया जाता है, कई बार ऐसा भी किया जाता है, क्या किया जाता है कि मान के चलिए जो काला धन सृजित हुआ है ना, काला धन सृजित हुआ है, तो अब एक बात बताइए, अब इस काले धन को दिखाना तो होगा ना कि कहां से अचानक से, मान के चलिए मेरे घर में जो है वो देखा था ना, खूब जो गड्डी निकल रहा था, कौन सा था, कानपुर वाला, अरे वो जो घर में किसके छापा पड़ा था तो निकला था ना। अब मान के चलिए अचानक से मेरे घर में छापा पड़ा, अब पता चले दीवार लग तो रहा है कि सीमेंट का है, लेकिन दीवार में मारा गया तो पता चले वहां पर तो नोट्स लगे हुए हैं, पूरे भरे हुए हैं। एक बात बताइए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो कई बार ऐसा भी किया जाता है ना कि काले धन, यानी कि आपके पास जो इतनी संपत्ति है इसको प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है कि एक झूठी कंपनी स्थापित कर दी जाती है। झूठी कंपनी, झूठी कंपनी का क्या मतलब होता है, नकली कंपनी, झूठी या नकली कंपनी स्थापित कर दी जाती है। नकली कंपनी का यहाँ क्या मतलब है कि बस ये कंपनी कागजों पर है, वास्तव में ये कंपनी है ही नहीं, बस केवल रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया गया है। ठीक, जैसे मान के चलिए मैंने एक रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपने नाम से, क्या की, अमर बिरयानी कंपनी, ठीक ना, ABC, फिर से
ठीक है ना, आवर बिरयानी कंपनी। मैंने क्या किया, एक बिरयानी कंपनी को जो है वो अपने नाम पर रजिस्टर करवा रखा है, पूरा सब कुछ उसका बनवा रखा है, जीएसटी एंड ऑल दैट सब कुछ बनवा रखा है, ठीक। लेकिन वो वास्तव में कहीं है ही नहीं रेस्टोरेंट वो, ठीक ना। या मान के चलिए कोई एक छोटा सा ऑफिस ले रखा है, उसी को थोड़ा सा सजा उजा दिया, ठीक है। अब ना तो वहां पर मैंने कोई शेफ रख रखा है, ना कोई कस्टमर आता है, लेकिन मैं सुबह से शाम तक बैठ के जो है ना किसी से पर्ची कटवा ले रहा हूं, क्या कि आज इतने कस्टमर आए, इतने का सेल हुआ। बात समझ में आ रहा? यानी कि वास्तव में कंपनी नहीं है, कोई सेल परचेस कुछ नहीं हो रहा है, बस मैंने कागजों पर दिखा दिया क्या कि सुबह से इतने कस्टमर आए थे, इतने सेल हुए। और फिर मैं क्या करूंगा, कहीं और से जो मैंने काला धन उठाया है उसको मैं दिखा दूंगा कि ये प्रॉफिट उसी से है। बात समझ में आ रहा? जब इनकम टैक्स वगैरह किसी को दिखाना होगा तो मैं दिखा दूंगा क्या कि ये प्रॉफिट उसी से है, ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए इसके कारण क्या हो गया, मैंने ब्लैक को व्हाइट कर लिया ना। समझ में आ रहा? मैंने ब्लैक को व्हाइट कर लिया ना, ठीक। तो ये सारे तरीके होते हैं। ऐसी कंपनियों को सेल कंपनी कहते हैं, सेल कंपनी, शेल कंपनी। ये वाला सा नहीं, ये वाला सा नहीं, शेल कंपनी। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां जो है वो वास्तव में मौजूद ही नहीं है, वास्तव में मौजूद ही नहीं है, बस कागजों पर है। ऐसे ही सेल कंपनियों पर छापामारी वगैरह होती है, इनको बंद किया जाता है। आप देख लीजिएगा ना न्यूज पे, खूब सारे ऐसे न्यूज मिलेंगे। देखिए बस मैं न्यूज डाल रहा हूँ, न्यूज 27 मार्च, देख 27 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, दिख रहा, 15 फरवरी, दिख रहा। तो यानी कि खूब सारी चर्चा में रहती है अक्सर। अब समझ में आ रहा शेल कंपनी का क्या मतलब होता है? ऐसी कंपनियां जो केवल कागजों पर मौजूद हैं, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, या अस्तित्व है भी तो भी वो काम नहीं कर रही है जो काम दिखाया गया है, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, क्या कि कोई पुरानी बिल्डिंग में तो छोटा सा कमरा जो है वो रजिस्टर करवा रखा है, जहां पर कोई आता जाता भी नहीं है, पता नहीं कभी गेट खुला भी था कि नहीं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कंपनी के रूप में कि इसके बाद माध्यम से हम ये सब चीज करते हैं, और उसके आड़ में जो है वो पैसे को व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट किया जाता है, ठीक ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा फर्जी, अभी वेब सीरीज आई थी, देखी शाहिद कपूर वाली फर्जी, उसमें देखा था ना, उसने जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा लिया एक कंपनी के रूप में, और फिर जो नोट, जाली नोट वो बनाता था, उसको फिर वो व्हाइट के रूप में दिखा रहा है क्या कि ये तो मेरी कंपनी का इनकम है, उसी से ना वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहा था, ठीक ना। तो ये होता है पूरा कर चोरी से संबंधित। आई होप आपको बहुत सारे नए नए टर्म समझ में आए होंगे, जैसे कि राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, जैसे कि शेल कंपनी क्या होता है, हवाला किसको कहते हैं, धन शोधन किसको कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं। आई होप अब आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक ना। इसी कंटेक्स्ट में सरकार जो है वो निरंतर प्रोविजन करते रहती है, प्रावधान बनाते रहती है, ताकि वो कर चोरी को कम से कम कर सके। यही तो उद्देश्य है सरकार का, यही तो उद्देश्य है कि कर चोरी को पकड़ो, तभी तो कर के माध्यम से जो है वो सरकार की प्राप्ति बढ़ेगी, तभी तो सरकार का घाटा कम होगा। बात समझ में आ रहा ना? तो इसी कंटेक्स्ट में इस बार के बजट में जो एक प्रोविजन है उसकी बस बात बता दे रहा हूं। इस बार के बजट में लिख लीजिएगा, बजट 2023-24 में प्रावधान क्या किया गया है। बजट 2023-24 में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी प्रकार में जांच में, किसी भी प्रकार के जांच में पाई गई कोई भी अघोषित आय, उसको किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, किसी भी घाटे के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। जैसे कि वर्तमान में क्या होता है ना, मान के चलिए क्या हुआ कि एक कंपनी, ठीक ना, क्या होता है कि मान के चलिए इसमें एक साल मुझे लॉस हुआ, या मान के चलिए पहला 6 महीना मुझे लॉस हुआ और बाद के 6 महीने प्रॉफिट हुआ, ठीक ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस को सेट ऑफ किया जाता है। टोटल जो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ता है। अरे मान के चलिए एक महीना मैंने 20,000 रुपया लॉस किया, अगले महीने मैंने 40,000 लॉस किया, उसके अगले महीने मैंने 1 लाख लॉस किया। अब ये नहीं बोलिएगा कि सर ऐसा धंधा काहे कर रहे हैं जो बार बार आपको लॉस हो रहा है, तो वो नहीं। मान के चलिए उसके बाद फिर अगले महीने से मैंने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लॉस और अपने प्रॉफिट को आपस में वो करूंगा, और तब फाइनल जो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना, मैं उस पर टैक्स
ऐसा थोड़ी होता है कि जिस साल मुझे लॉस हुआ, जिस महीने लॉस हुआ उस महीने का मैंने टैक्स नहीं दिया, और जिस महीने मुझे प्रॉफिट हुआ उस महीने से मुझे टैक्स देना पड़ जाए। इन दोनों को फाइनल नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, उस पर टैक्स दिया जाता है। पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं, मान के चलिए एक महीने मुझे लॉस हो रहा है, उसके अगले महीने भी मुझे लॉस हुआ, तीसरे महीने भी लॉस हुआ, चौथे महीने से मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, तो गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी बोलेगी कि पिछले महीने लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे, इस बार भी कुछ नहीं लेंगे, इस बार भी, लेकिन अब प्रॉफिट हुआ है अब दो, अब दो। ऐसा थोड़ी होता है। लॉस जितना हुआ है और जितना प्रॉफिट हुआ है, इन दोनों को आपस में जोड़ घटाव किया जाता है, और फाइनल जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसके ऊपर आपको पैसा देना पड़ता है टैक्स के रूप में। बात समझ में आया ना? ठीक, तो इसी को कहते हैं सेट ऑफ, कि लॉस को सेट ऑफ करना या प्रॉफिट को लॉस के साथ सेट ऑफ करना। ठीक, अब देखिए भारत के टैक्स लॉ में ये प्रोविजन है कि आप अपने एक लॉस को अपने एक प्रॉफिट के साथ जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं अगर शेयर मार्केट में निवेश कर रहा हूं ना, मान के चलिए मुझे 5 शेयर में लॉस हो रहे हैं और 4 शेयर में मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बोलेगी क्या कि इन 4 में जो तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ है इसका मुझे 10% दे दो, ऐसा नहीं बोलेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि जितना तुम लॉस हुआ है और जितना प्रॉफिट हुआ है इन दोनों को घटा लो, दोनों को जोड़ घटाव कर लो, और जो तुम्हारा नेट, जो तुम्हारा निवल प्रॉफिट हुआ है उस पर मुझे 10%। अब बात समझ में आ गया ना सेट ऑफ का क्या मतलब होता है? ठीक, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में बताया है कि अगर छापा पड़ा, कोई भी जांच हुई, छापा या किसी भी तरह का कोई भी जांच हुआ और इसमें अगर कोई भी अघोषित आय निकलती है, अघोषित जिसको आपने पहले जो है वो इनकम टैक्स को बता ही नहीं रखा है या आपने कहीं उसकी चर्चा ही नहीं कर रखी है अपने टैक्स प्रोफाइल में, तो इस अघोषित आय को बाद में तुम ये नहीं बोलोगे क्या कि सर मुझे वहां लॉस हुआ है तो उस लॉस के साथ इसको सेट ऑफ कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। अघोषित आय जितनी लिख ली उस पर जो है वो टैक्स सीधे लगाया जाएगा या फिर उसकी कुर्की होगी, जब्त होगी। अगर आप बताने के लिए, अगर आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि किस स्रोत से आपने कमाया है तब तो जब्त हो जाएगा। यहां तक पॉइंट समझ में आया? यानी कि अघोषित आय को घाटे के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। इस बार के बजट में ये एक प्रोविजन लाया गया है, ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए इसके माध्यम से क्या होगा। कर चोरी पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है कि कर चोरी को और ज्यादा, खूब सारे छापे पड़ते हैं ना, देखने झारखंड की कोई आईएएस ऑफिसर ही तो थी, कोई महिला आईएएस ऑफिसर के घर से खूब सारा मिला था, तो इस पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है और इस बार के बजट में ये एक खास प्रोविजन ऐड किया गया है। यहां तक क्लियर है? चलिए जब यहां तक क्लियर है, इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्या है? वो है आयकर। ये क्या है? इनकम टैक्स। ठीक ना। जरा ध्यान से अब बातों को समझना स्टार्ट कीजिएगा। इनकम टैक्स क्या है, कैसे है, पूरा सिस्टम समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है, एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। क्यों? क्योंकि इसका भार जिस पर पड़ता है वही कर रहा होता है, ठीक ना। कल बताया था ना प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर का की परिभाषा। यह एक प्रत्यक्ष कर है, पहली बात तो। देख क्यों? क्योंकि अगर मुझ पर इनकम टैक्स लगाया जा रहा है तो मेरे ऊपर भार पड़ रहा है, तो मैं ही सरकार को इसका भुगतान कर रहा हूं, कोई दूसरा मेरे बिहाफ पर भुगतान नहीं कर रहा है, तो इसी कारण से इसको प्रत्यक्ष कर कहेंगे। दूसरा, भारत में प्रत्यक्ष आयकर जो है वो एक प्रगतिशील कर है, प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील कर का यहाँ क्या मतलब है कि प्रगतिशील कर का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी वार्षिक आय में वृद्धि होती चली जाएगी, आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसे सभी करों को हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर। तो भारत में आयकर जो है वो एक प्रकार का प्रगतिशील कर है। यहां तक क्लियर है? अब जरा बात को समझिएगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी मिस हुए तो क्लियर नहीं होगा। और एक बार ध्यान दे दीजिएगा, आपको जिंदगी में कभी आयकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं।
जो भी चेंजेस आएंगे आप आराम से समझते चलिएगा। ठीक, देखिए भारत में आयकर से संबंधित ओल्ड टैक्स रिजीम चलता रहा है, पुरानी कर व्यवस्था चलती रही है। पुरानी से मेरा मतलब है कि जो 2018-19 से पहले से चली आ रही है, ठीक ना, इसे कहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम या पुरानी कर व्यवस्था। पुरानी कर व्यवस्था, आयकर व्यवस्था, पुरानी आयकर व्यवस्था। देखना, इस पुरानी व्यवस्था में क्या कहा गया था कि यदि आपकी आय 2.5 लाख तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख, यहां पर सारे जो मैं नंबर्स लिख रहा हूं ये वार्षिक हैं। 2.5 लाख तक है तो 0% टैक्स। पहली बात समझ में आई। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपके ऊपर कितना लगेगा? 5% टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख तो आपके ऊपर कितना लगेगा? 5% टैक्स। यदि आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपके ऊपर लगेगा 20% टैक्स। यदि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से अधिक और कितना 10 लाख तक है तो आपके ऊपर लगेगा 20% टैक्स। वहीं यदि आपकी आय जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर लगेगा 30% टैक्स। ठीक ना, यदि आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर क्या लगेगा? आपके ऊपर लगेगा 30% टैक्स। ये है ओल्ड टैक्स रेजिम। यहां तक बात समझ में आ रहा है? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब जरा समझिए, यहां पर यहां बात को समझिएगा। क्या मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि इसके अतिरिक्त इस पुरानी कर व्यवस्था में आपको कई सारी छूटें दी गई हैं, कई सारी छूटें मिली हुई है। छूट, छूटें जो कल आप लोगों ने पढ़ा था ना, कर नियोजन के अंतर्गत जो छूटें, ठीक ना, कि अगर आप यहां निवेश करते हैं तो इसको हम आपके इनकम का पार्ट ही नहीं मानेंगे, अगर आप यहां पैसा लगाते हैं तो इसको आपको इनकम का हम पार्ट ही नहीं मानेंगे। तो इस तरह की कई सारी छूटें इसके अंतर्गत दी गई हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, कल मैंने बताया था, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश, या फिर आप कृषि विकास पत्र इसमें निवेश कर रहे हैं, यदि आप इंश्योरेंस ले रहे हैं यानी कि बीमा ले रहे हैं, जीवन बीमा वगैरह, इन सब में जो निवेश होता है ना, ये सब से संबंधित आपको लगभग छूटें मिल जाती हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा? ठीक ना, कई सारी कटौती और कई सारी आपको छूटें मिल जाती हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब जरा देखिए, कई सारी छूटें हैं, कई सारे जो है वो आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसके कारण क्या हो जा रही है, ये व्यवस्था थोड़ी जटिल हो जा रही है, आम लोगों को नहीं समझ में आती है। इसके लिए फिर आपको कोई सीए वगैरह टाइप का जो है वो अकाउंटेंट पकड़ना पड़ेगा जो अलग अलग आपको छूटें दिलवा दे, या फिर आपको जो है वो गहन अध्ययन करना पड़ेगा। यानी कि क्या हो रहा है, इस पूरे सिस्टम में जटिलता है, जटिलता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि आपको ये छूटें क्लेम करनी होंगी ना, आपको बताना होगा कि यहाँ मुझे छोड़ दो, यहाँ मुझे छोड़ दो, यहाँ मुझे छोड़ दो, तो पूरी जटिलता थी। इस कारण से क्या किया गया, वर्ष 2019 में नई कर व्यवस्था लाई गई। इसको मिटा दूं, छूटें मिलती हैं, इसको मिटा देता हूं और इसके बगल में मैं आपको लिख देता हूं, इसी समस्या का निदान करने के लिए सन 2019 में नई कर व्यवस्था, नई आयकर व्यवस्था लाई गई। लाई गई। पेन का कलर चेंज कर लूं, क्या हो गया, यही कलर ले रहा। नहीं बदलेगा क्या? जिद आया हुआ है, नहीं बदल रहा, कोई बात नहीं, चलिए इसी से समझते हैं। नई आयकर व्यवस्था लाई गई इसी समस्या का समाधान करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जटिलता है। अब देखिए, नई जो व्यवस्था लाई गई वो क्या थी। नई व्यवस्था में भी 2.5 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 0% टैक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है
तो आपके ऊपर 5% टैक्स। यहां तक तो आपको कॉमन ही लग रहा होगा, यहां तक तो चीजें बिल्कुल आपको बराबर लग रही होगी। लेकिन यहां से गेम जो है वो परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है। क्या परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है कि आप 2.5 का पहाड़ा शुरू कर दीजिए और इधर 5 का पहाड़ा शुरू कर दीजिए। यानी कि आपकी इनकम यदि 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक है तो आपके ऊपर कितना लगेगा? 10% टैक्स। यदि आपकी इनकम 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो आपके ऊपर लगेगा कितना? 15% टैक्स। यदि आपकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो आपके ऊपर लगेगा 20% टैक्स। बात समझ में आ रहा है? ठीक, 20% टैक्स। अगर आपकी इनकम जो है वो 12.5 से लेकर 15 लाख तक है तो आपके ऊपर लगेगा 25% टैक्स। और यदि आपकी इनकम 15 लाख से भी ज्यादा है तो आपके ऊपर लगेगा 30% टैक्स। अब दिख रहा अंतर? अंतर कहाँ आया? अंतर आया यहां। अब चेंज होने लगा, अंतर आ गया यहां। देखिए अंतर कहाँ आ गया? ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन अंतर यहां आने लग गया। आप जरा देखिए, 5 लाख से 10 लाख में पहले कितना लग रहा था? 20% लग रहा था। अब 5 से 7.5 लाख में तो 10% लग रहा है। 5 से देखिए 7.5 से 10 लाख में इस वाले सिस्टम में आपको कितना देना पड़ रहा है? 20%। लेकिन यहाँ कितना देना पड़ रहा है? मात्र 15%। अंतर दिख रहा है। 10 लाख प्लस में पहले आपको सीधे 30% लगता था, अब 10 से तो 20 लग रहा है 12.5 तक, और 12.5 से 15 तक में आपको 25 ही लग रहा है। यानी कि एक बात बताइए, टैक्स तो कम हो गया ना? टैक्स कम हो गया ना? तो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स की दरों को कम कर दिया गया, ठीक ना? लेकिन यहाँ एक शर्त रखी गई। शर्त क्या रखी गई? कि यदि आप इस नए टैक्स सिस्टम में आते हैं, यदि आप इस नए टैक्स सिस्टम में आते हैं तो आपको अपनी सारी छूटें त्यागनी होंगी। सारी छूट, जो अलग अलग छूट मिल रही थी ना इसमें, इस सिस्टम में, क्या कि आपने सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो वो नहीं जोड़ेंगे, कृषि विकास पत्र में निवेश किया है तो वो नहीं जोड़ेंगे, इंश्योरेंस में पैसा लगा रखा है तो वो नहीं जोड़ेंगे, वो सारी छूटें समाप्त हो जाएंगी। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रहा ना? तो यही देखिए, इसमें जटिलता थी, उसी जटिलता को सरल करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई। क्या कि अब इसमें जटिलता नहीं रहेगी, आपको छूटों का फायदा नहीं मिलेगा लेकिन टैक्स रेट आपके ऊपर कम रहेगा। यहां तक बात समझ में आ रही? यहां तक क्लियर है ना? ये है नई कर व्यवस्था। यहां तक क्लियर? अब जरा समझिए, अगर ये क्लियर हो गया तो अब जरा देखिए, इस बार के बजट में, नहीं पहले यहां तक की कहानी समझिए। यहां तक कहानी क्या है, अब जरा देखिए, इन दोनों सिस्टम में टैक्स लगना कहां से शुरू हो जाता है? टैक्स लगना शुरू हो जाता है 2.5 लाख के ऊपर से। दोनों ही सिस्टम में जैसे ही आप 2.5 लाख से ऊपर गए आपके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है ना, ठीक ना? लेकिन यहाँ गौर कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोलने जा रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? कि आपके ऊपर वास्तव में टैक्स 2.5 लाख से ऊपर से ही लगता है, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आपके 5 लाख तक की आय को कर के दायरे से मुक्त कर दिया। यानी कि वास्तव में आपके ऊपर तो टैक्स 2.5 लाख से ही लग जाता, लेकिन सरकार ने कहा क्या कि नहीं, हम जो है वो 5 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो हम आपको जो है वो टैक्स से मुक्त करते हैं। कानून के माध्यम से आपके ऊपर लग रहा है, सरकार ने उसी कानून के एक प्रावधान का प्रयोग करके क्या कह दिया कि 5 लाख तक की आय वालों पर कोई कर नहीं। मतलब कोई आयकर नहीं, कर तो बाकी कर तो देंगे ही ना, बिस्कुट तो खरीदेंगे ही, तो बिस्कुट पर तो जो टैक्स लगा हुआ है वो वाला तो देंगे ही ना, कोई आयकर नहीं। अब कहानी समझ में आ रही है? अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स लगना शुरू हो जाता है 2.5 लाख से ही, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जो है वो लोगों को बोल दिया क्या कि ठीक है, हम 5 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। सुना होगा ना आप लोगों ने, 2019 में जब चुनाव होने वाला था उससे पहले जो अंतरिम बजट आया था उसी में अनाउंस किया गया था
ठीक ना, उसी में अनाउंस किया गया था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नया टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम। यहां तक बातें समझ में आ रही है मेरी? अब जरा समझिए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। इस बार के बजट में, इस बार के बजट में इसमें भी चेंज किया गया। आप लोगों ने खूब सुना होगा, इस बार के बजट में खूब हल्ला कि 7 लाख तक टैक्स माफ कर दिया है। अब जरा सुनिए, अभी इस बार की बजट ये कब की है? ये तंत्र है 2018 से पहले, 2018-19 तक। ये है 2019 में नई व्यवस्था, और अब हम बात करने जा रहे हैं 2023 की व्यवस्था की, कि 2023 में क्या किया गया, अब हम वो देखने जा रहे हैं। ठीक, जरा देखिए 2023 में क्या किया गया। 2023 में इस पुरानी व्यवस्था के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। इस पुरानी व्यवस्था के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। इस नई व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए। क्या सुधार किए गए? नई व्यवस्था में सुधार। क्या सुधार किए गए, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले 2.5 लाख तक जीरो था, इसमें कह दिया गया कि 0 से 3 लाख तक की आय पर 0%। यहाँ 2.5 लाख है, दिख रहा ना, दोनों जगह 2.5 है। यहाँ क्या बोल दिया गया, 3 लाख तक पर 0। आगे बोला 3 लाख से लेकर 6 लाख तक पर 5%, 6 लाख से लेकर 9 लाख तक पर 10%। ठीक, 6 लाख से लेकर 9 लाख तक पर 10%। ठीक ना, इसके आगे 9 लाख से 12 लाख तक पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20%, 12 से 15 लाख पर 20%, और फिर 20 लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर कितना, 30%। देख रहा, इस नई व्यवस्था में संशोधन किया गया है। यहां तक बातें समझ में आ रही? इस नई व्यवस्था में संशोधन किया गया है। चलिए इसको देखते हैं, वैल्यू रिसर्च। देख रहा, गौर फरमाइए। ध्यान दीजिए, क्या दिखा रहा हूं, ओल्ड टैक्स रिजीम। देखा, ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, 2.5 लाख तक नील, यानी कि 0%, यही बताया। 2.5 से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 लाख पर 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। अभी जस्ट बताया आप लोगों को। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया। 2019 में नई व्यवस्था लाई गई। नई व्यवस्था में क्या था, 2.5 लाख तक नील बिल्कुल बराबर, 2.5 से 5 में 5% बिल्कुल बराबर। लेकिन इसके बाद चेंज कर दिया गया। मैंने बताया ना क्या तरीका याद रखने का, कि इधर 2.5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, इधर 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, 2.5 से 5 5, 5 से 7.5 7.5 10, 7.5 से 10 15, 10 से 12.5। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। यही आपको बताया मैंने भी, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। दिख रहा, टैक्स रेट्स कम हो गए ना। यहाँ देखिए 5 लाख से ऊपर पर आप पर सीधे 20% लग रहा था, यहाँ 5 लाख से ऊपर पर 10% लग रहा है। 7.5 लाख से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ 20% पड़ रहा था, यहाँ कितना पड़ रहा है, मात्र 15% पड़ रहा है। दिख रहा ना, आपको फायदा दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको छूटें मिलती थी, कई सारी छूटें मिलती थी, ये छूटें यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू टैक्स रिजीम रिवाइज्ड, यानी कि इस बार के बजट में जो संशोधन किया गया है वो इस वाले में नहीं किया गया है, वो इस वाले में किया गया है। क्या संशोधन किया गया है, कि पहले 2.5 का पहाड़ा पढ़ते थे, अब 3 का पहाड़ा पढ़ लो। बात समझ में आ रहा ना? संशोधन यदि पूछे कि क्या संशोधन किया गया है, तो एक शब्द में उसके एक लाइन में बोलिए कि सर पहले 2.5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ता था, अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 का पहाड़ा क्या है, 3 लाख तक 0, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और एबव 15 20%। लिख रहा है।
नहीं, इसमें चेंज लाया गया ना, ये तो सेम ही रखा गया है। चेंज इसमें किया गया ना इनकम में, इनकम में जो है वो 3 का भाड़ा पढ़ लीजिए, आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए और भी कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा क्या किया गया है संशोधन, कि पहले जो है वो देखिए कितने स्लैब्स हैं, 1 स्लैब, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले वाले में तो मान के चलिए कोई टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि पहले 6 स्लैब हुआ करते थे टैक्स के, उसको घटाकर अब कितना कर दिया गया है, 5। या फिर कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाएगा न्यूज़पेपर में कि पहले 7 स्लैब हुआ करते थे, अब उसको घटाकर कर दिया गया है 6। तो दोनों बात सही है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि इस बार के आयकर में क्या संशोधन किया गया, तो लिख दीजिएगा कि एक स्लैब घटा दिया गया है और साथ साथ चेंज कर दिया गया है। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखिए कहानी इतने पर ही नहीं रुकी। अब इसको देख के तो आपको लग रहा है क्या कि पहले 2.5 लाख तक आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था, अब 3 लाख तक पर आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तो आप 5 लाख वाला कुछ बोल रहे थे, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि कानूनन आपके ऊपर 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन सरकार ने अपने तरफ से बोल दिया क्या कि चलो मैं छूट दे रहा हूं। कि बिल्कुल ऐसे ही है क्या कि मान के चलिए आप गए कहीं खाने के लिए, रेस्टोरेंट ओनर ने क्या कहा कि सर आपने बहुत लंबा बिल बनवाया है, तो चलिए ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। हम बिल्कुल वैसा ही है, सरकार ने क्या कहा कि जो गरीब है, जो 5 लाख तक कमा रहे हैं, हम उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। कायदे से वो टैक्स दायरे में आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, यानी कि ये सरकार की तरफ से अलग रिबेट है। टर्म क्या यूज होता है कि दिस इज द रिबेट गिवन बाय गवर्नमेंट, ये रिबेट है, रिबेट दे दिया जाता है 5 लाख तक, ठीक ना। कर उन्मुक्ति 5 लाख तक की कर उन्मुक्ति दे दी जाती है, टैक्स रिबेट। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? अगर यहां तक कहानी समझ में आ रही है तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और जरा देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस बार के टैक्स में क्या चेंज किया गया है। इस बार के टैक्स में सरकार ने क्या कहा कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तब आपको 5 लाख तक ही मुक्ति मिलेगी, ठीक ना। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई छेड़खानी नहीं है, ठीक। नए टैक्स रिजीम में अगर आपने अपने आप देखिए ये वॉलेंटरी है, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करना चाहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार ने आपको छूट दे रखी है, सरकार ने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में रहिएगा तब फिर आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है तो पहले जो आपको 5 लाख तक रिबेट मिलता था, नाउ दैट रिबेट ऑफ 5 लाख हैज बीन इंक्रीज्ड टू 7 लाख। यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप अपना कर का भुगतान करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार अगर आप अपने कर का भुगतान करते हैं, तो पहले जो आपको 5 लाख तक छूट मिलती थी वो रिबेट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, नाउ दैट रिबेट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 7 लाख। तो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7 लाख। अब कहानी समझ में आई? मैंने बोला था ना कि एक बार गौर से समझिएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आधे लोगों को यही नहीं समझ में आता कि सर ये 5 लाख वाला क्या है। अब जरा देखिए कायदे से तो आपके ऊपर अगर आपकी मेरी इनकम यदि 7 लाख है, 7 लाख है तो मेरे ऊपर कितना टैक्स बनता है। अगर मेरी इनकम 7 लाख है तो मेरे ऊपर कितना टैक्स बनता है इस न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार। 7 लाख का मतलब मेरे पास 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, ऐसे ही है ना टैक्स। और इसी के माध्यम से मैं आपको ये भी समझा रहा हूं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसीलिए गौर से समझिएगा टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक। देखिए थोड़ा सा मिटा दूं, फिर से आपको समझाता हूं मैं। बात क्या चल रही है, बात चल रही है कि मेरी इनकम यदि 7 लाख है तो मेरे ऊपर कितना टैक्स बनता है। जरा कहानी को समझिएगा, इसको 3 प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। मेरी इनकम को 3 प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 3 प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि स्लैब्स जो है वो 3 3 के अनुसार है। अब पहला जो 3 लाख है इस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, तो यानी कि 0। उसके बाद के 3 लाख पर मुझे कितना देना है, 5%। तो 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 3 लाख का 1% 3000, 5% 15,000। तो यानी कि इस 3 लाख पर मुझे देना होगा 15,000 रुपया। और बाद का 1 लाख क्यों, क्योंकि वो तो इस वाले दायरे में आ जाएगा ना, इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। 6 लाख से जैसे ही आगे हुआ तो वो तो इस वाले में आ जाएगा। तो यानी कि इस वाले पर इस 1 लाख पर मुझे 10% देना होगा। तो 10% कितना हुआ, 10,000। यानी कि मेरा टोटल टैक्स कितना बना, 25,000। 25,000 के का मतलब होता है थाउजेंड्स, ठीक ना, 25,000 बना।
बना ना। अब सरकार ने क्या कह दिया मेरे को, सरकार ने बोल दिया कि यदि आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से 100 रुपया भी ज्यादा हुआ तो फिर सारे लग जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक ना। यानी कि ये 25,000 जो है वो मेरा माफ हो जाएगा। ये सरकार मुझे रिबेट दे रही है, अपने तरफ से दे रही है। लेकिन 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 अगर मेरी इनकम 7 की जगह 8 लाख हुई, 8 लाख हुई, कैसे मिटाऊं? अगर मान के चलिए 7 की जगह मेरी इनकम, एक सेकंड के लिए मान के चलते हैं 8 लाख है, या 7,50,000 ही मानिए ना, क्या दिक्कत है? 8 ही मानिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो। कैलकुलेशन इजी करने के लिए बस बता रहा हूं। अब जरा देखिए कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 2, यही होगा ना। 3 पर 0, बाद वाले 3 पर 15,000 और बाद वाले 3 पर 20,000, 20,000 ना। तो वर्तमान के नियम के अनुसार कितना हो गया, 35। मेरे को अब इसमें 8 आना भी छूट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी इनकम 8 लाख है तो मेरे ऊपर टैक्स तो 3 लाख से ही लगना स्टार्ट हो गया ना। बात समझ में आ रहा है? तो 7 लाख तक है अगर आपकी इनकम तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 7 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर पूरा पीछे से पूरा लगता है, ठीक ना। यहां तक कहानी समझ में आई? कुछ क्लियर हो रहा? हाँ दया जी, क्लियर हुआ कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है और कैसे रिबेट मिलता है? ये पूरी कहानी क्लियर हुई? जरा बात को समझिएगा। ये पूरा चक्कर समझ में आ गया ना, न्यू टैक्स रिजीम और ये बार समझाता हूं आपको। एक बार जरा देखते हैं हम लोग बजट में क्या प्रोविजन किए गए हैं। ये देखिए ऑफिशियल बजट, ये ऑफिशियल बजट है, ठीक ना, केंद्र सरकार का ऑफिशियल बजट है। इसमें हम लोग जाते हैं, ये देखिए टैक्स पार्ट बी, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित। इसमें पहले इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित प्रोविजन है, फिर आ जाएगा ये देखिए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वाला आया ना, डायरेक्ट टैक्स वाले में देखिए आपको मिल जाएंगे प्रोविजन। ये ऑफिशियल बजट है, ठीक। देखिए क्या बोल रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी का स्पीच है जो उन्होंने बजट के दौरान जो है वो खड़े होकर पढ़ा था। क्या बोल रही है? द फर्स्ट वन कंसर्न रिबेट, दिख रहा, रिबेट टर्म क्या यूज किया है, रिबेट। स्लैब चेंज नहीं हुआ है, रिबेट है। क्यों? क्योंकि टैक्स तो आपके ऊपर 2.5 लाख से ही लग रहा है, या लग रहा था पिछले वाले में, अब वाले में जो है वो 3 लाख से लग रहा है। तो रिबेट है, सरकार अपनी तरफ से दे रही है। क्या बोल रहे हैं? करेंटली दोज विथ इनकम अप टू 5 लाख डू नॉट पे एनी इनकम टैक्स इन बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। मैंने बताया ना कि ओल्ड में हो चाहे नए में हो, 2019 में घोषणा कर दी गई थी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो कोई नहीं देना, अगर 5,50,000 है तो पीछे से पूरा देना, 5 लाख तक है तब कुछ नहीं देना। आई प्रपोज टू इंक्रीज दिस रिबेट। निर्मला सीतारमण ने क्या कहा कि मैं इसे बढ़ाने की घोषणा करती हूं। क्या घोषणा करती हूं? कि अब लिमिट होगा 7 लाख, लेकिन 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 न्यू टैक्स रिजीम में ही। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यही पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा क्या कि ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में 7 लाख कर दिया गया है? नहीं, ये 7 लाख वाला जो है वो किसमें है? केवल न्यू टैक्स रिजीम में, दिख रहा ना। 10 पर्सन इन न्यू टैक्स रिजीम with income up to 7 lakh will not have to pay any taxes। मतलब क्या है कि यानी कि ऐसे लोग जो न्यू टैक्स रिजीम में हैं और जिनकी इनकम अप टू 7 लाख, अप टू 7 लाख का मतलब 7 या उससे कम, ज्यादा है तो फिर बुरा लगेगा, ठीक ना। तो अप टू 7 लाख विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस। अब उनको किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना है। दिख रहा? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, द सेकंड प्रपोजल रिलेट्स टू मिडिल क्लास इंडिविजुअल। क्या बोल रहे हैं? पहले था कि पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम विथ 6 इनकम स्लैब्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 लाख, 6 स्लैब दिखाए थे ना 2.5 लाख से स्टार्ट होके। अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने? उसको घटा दिया है, इसको 0 मान रही है। अब क्या कर दिया गया है? स्लैब घटाकर 5 कर दिया गया, स्लैब्स टू 5। I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5। 5 स्लैब कर दिए गए हैं, दिख रहा ना। 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए इधर और इधर 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। बस लास्ट वाला ध्यान रखिएगा, यहां 10 का जंप है।
देख रहा, ये है न्यू टैक्स रिजीम में संशोधन। क्लियर है? अब क्लियर हो गया ना कि 2023-24 के बजट में जो है वो क्या किया गया था, 7 लाख वाला चक्कर क्या है। आधे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन रहता है कि सर जब यहाँ 3 से 6 में 5% लिखा हुआ है तो फिर सर ये 7 लाख वाली कौन सी कहानी है। अब आपको समझ में आया कि ये 7 लाख वाली कौन सी कहानी है? हाँ, अब समझ में आ गया ना ये 7 लाख वाली कौन सी कहानी है। क्यों? क्योंकि वास्तव में आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, वास्तव में आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, लेकिन सरकार ने आपको इसमें रिबेट दे दिया है, ये रिबेट है। यहां तक क्लियर हो गया ना? ठीक, तो ये है आपका टैक्स से संबंधित संपूर्ण स्ट्रक्चर। आई होप अब आपको भारत में इनकम टैक्स का चक्कर जो है वो समझ में आ गया होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, न्यू टैक्स रिजीम क्या है, और न्यू टैक्स रिजीम में इस बार के बजट में संशोधन क्या किया गया है। यहां तक क्लियर है ना? ठीक, मैं सही बता रहा हूं, जाके एक बार फिर से इसको घर पे रिवाइज कीजिएगा, ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, मैंने आपको ऑफिशियल बजट खोल के दिखाया है, ठीक ना। इस बजट में इन प्रोविजंस को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है, इतना सरल नहीं होता है, ठीक ना। आई होप मैंने अपने तरह से बेस्ट तैयार कोशिश की है कि आपको कितना सरल से सरल शब्दों में मैं समझा दूं। इतना सरल है नहीं, अगर ये इतना सरल होता कितने चार्टेड अकाउंटेंट्स की दुकान नहीं चल रही होती, इसी कारण से तो चल रही होती है ना, ठीक ना। तो मैंने अपने तरह से जो है वो आपको सिंपलेस्ट वे में, जितना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको जरूरी है उतना सिंपल करके इनकम टैक्स को समझा दिया, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग इनकम टैक्स तक ही रखते हैं, कल की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम बाकी टैक्स के बारे में भी बात करेंगे, बाकी डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे, इनकम टैक्स में और क्या क्या और पेचीदगियां हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज आप इतने पर ही एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक ना। तो आज की क्लास में हमने पूरा ब्लैक मनी वाला सिस्टम देख लिया, इसके अलावा हमने क्या देख लिया कि न्यू टैक्स रिजीम से संबंधित, मतलब ये इनकम टैक्स से संबंधित क्या क्या प्रोविजन है भारत में। आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में आई होगी, ठीक ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।